प्यारे बच्चों, हम जो है आज के क्लास में क्लास 12 के केमिस्ट्री सॉल्यूशन की आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे जो है आप लोगों को सॉल्यूशन में कुछ चीज़ों को बताया गया है। हम आगे की चीज़ों को बड़ी चीज़ों को जानने से पहले छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब छोटी चीज़ों को हम नहीं जानेंगे तो बड़ी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको जो है हमारा मुख्य उद्देश्य है आज विलयन के अनुसंख्य गुण किसे बनते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन अनुसंख्य गुण को समझने के पहले, अनुसंख्य गुणधर्म को समझने के पहले हम लोग जो है सबसे पहले पढ़ेंगे द्रव का वाष्प दाब। ठीक है, कि द्रव का वाष्प दाब क्या होता है, द्रव का वाष्प दाब किसको कहते हैं। देखिए डेफिनेशन इसकी कि किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, ध्यान रहे, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। साम्य की अवस्था में जो वाइपर है, जो वाष्प है, तो उसका दाब जो होता है कहलाता है द्रव का वाष्प दाब। जैसे मान लीजिए, ध्यान देंगे, यहां पर मान लीजिए एक पात्र है, ये पात्र खुला हुआ है। ठीक है, ये द्रव है, इसमें भरा हुआ द्रव, तो ये द्रव बनेगा वाष्प में कंडेंसेशन, ये जो होता है वाष्पन, ये है द्रवण। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई हमें पात्र लिए है और पात्र में हमने यहाँ पर पानी भर दिया है। ठीक है, पानी भरे हैं। अब देखिए, तो जब इसको हम इस तरफ खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, जब खुला छोड़ देते हैं तो जो द्रव की सतह, ठीक है, तो इससे क्या होता है, इसमें जिस कण की गतिज ऊर्जा, ये कण आपस में टकराते रहते हैं। ठीक है, तो जिस कण की गतिज ऊर्जा अधिक हो जाती है वह कण अपने पृष्ठ की सतह को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, वायु में चला जाता है। ठीक है, अब देखिए, यदि मान लीजिए इसको हम ढक देते हैं, जब ढकेंगे तो क्या होगा, जब ढकेंगे तो जो द्रव है, इसमें से जिस मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा अधिक होगी वह जो है वह द्रव के सतह के पृष्ठ को छोड़ेगा और छोड़कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर जाएगा, और इस पात्र पर ये रुकेगा, यहाँ टकराएगा। ठीक है, ये यहाँ पर टकराएगा, तो टकराता है। अब टकराने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर टकराएगा, यानी जो द्रव देखिए यहाँ पे जो द्रव है, द्रव का हुआ वाष्पन, तो किसमें चेंज हुआ, वाष्प में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी ये वाष्प इकट्ठा होगी, और जब वाष्प इकट्ठी होगी, ठीक है, तो इसका होता है द्रवण। ठीक है, यहाँ कंडेंसेशन की क्रिया होगी, और जब कंडेंसेशन की क्रिया होगी तो क्या होगा, ये वाष्प जो है आपस में मिलकर के बूंद के रूप में बनेंगे, पानी की बूंद के रूप में बनेंगे, और बूंद के रूप में बनेंगे तो क्या होगा, पुनः इसमें गिरेंगे। ठीक है, यानी द्रव बन जाएंगे। यह क्रिया क्या कहलाती है, द्रवण। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर द्रव जो है वाष्प में चेंज हो रहा है, और जो वाष्प हो रही है, जो वाष्प है वह जो है कंडेंस होकर के उसका संग्रहण होता है, और संग्रहण होता है तो वह द्रव में कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इससे वाष्प बनी, यहां से वाष्प बनना चालू हो गया। जब वाष्प बनना चालू हो गया, ठीक है, तो वाष्प जब बना है यहाँ पे,
ठीक है। तो वाष्प यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, वाष्प इकट्ठा हो रहा है। अब देखिए, तो द्रव जो है वाष्प में चेंज हो रहा है, लेकिन शुरू में क्या है, शुरू में जो द्रव है, ठीक है, वाष्प में चेंज हुआ भाप में, और भाप जो है क्या हुआ, जो स्टीम है वह किसमें चेंज हो रही है, द्रव में, ठीक है। यानी प्रारंभ में क्या होगा, प्रारंभ में जो वाष्पन की दर है वह अधिक होगी और जो द्रवण की दर है वह कम होगी, क्योंकि उसमें जो वाष्प है, वाष्प की संख्या अधिक है। यहाँ पर लागू होगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। इसको आपको पहले बता दिया गया है, 11th में बताया गया है इसको, ठीक है। तो शुरू में इसकी मात्रा अधिक होगी, जब इसकी मात्रा अधिक होगी तो इसका वेग अधिक होगा, और इसका क्या होगा, इसका जो है इसकी मात्रा कम होगी तो इसका वेग क्या होगा, कम होगा, ठीक है। लेकिन इसकी मात्रा क्या होगी, इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है। जब बढ़ती जाएगी तो इसका वेग क्या होगा, इसका वेग बढ़ता जाएगा और इसका वेग क्या होगा, घटता जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से 11th में बताया गया है, ठीक है। यानी यह दोनों प्रक्रिया चलती रहती है। जब दोनों प्रक्रिया चलती रहेगी तो यहाँ पर एक ऐसा समय आएगा कि दोनों तरफ की सांद्रताएं क्या होगी, समान हो जाएंगी, ठीक है। दोनों तरफ की सांद्रताएं समान हो जाएंगी, मात्राएं समान हो जाएंगी, और जब दोनों तरफ की सांद्रताएं समान हो जाएगी तो दोनों तरफ का वेग क्या होगा, दोनों तरफ का वेग समान हो जाएगा, ठीक है। और जब अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया दोनों का वेग जब बराबर हो जाता है तो यह कहा जाता है कि अभिक्रिया में साम्य स्थापित हो गया है, ठीक है, साम्य स्थापित हो गया है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ साम्य स्थापित हो गया, तो साम्य स्थापित होने पर देखिए, साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है, ठीक है। यानी जब दोनों तरफ की सांद्रताएं समान हो जाएंगी, तो उस समय क्या होगा, दोनों तरफ का वेग समान हो जाएगा, और जब दोनों तरफ का वेग समान होगा तो क्या होगा, उसको कहते हैं साम्यावस्था, यानी उसमें साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी। तो जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी उस समय वाष्प, ध्यान दो इधर, उस समय वाष्प का जो दाब रहेगा, जो वाष्प दबाव डालेगी, उसी को बोला जाता है क्या, उसी को बोलते हैं द्रव का वाष्प दाब, ठीक है। यानी किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में जब साम्यावस्था यहाँ पर स्थापित हो जाएगी तो उस समय जो वाष्प है, वाष्प द्वारा जितना दबाव पड़ेगा वही कहलाता है क्या, वाष्प दाब, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यदि कोई विलायक है, ठीक है, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका क्या होगा, उसका वाष्प दाब कम होता है। ध्यान दीजिए क्यों होता है, मैंने ये बोला कि यदि किसी विलायक में, ध्यान समझिएगा, विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी हम बताए हैं वाष्प दाब के बारे में, ठीक है, कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा, साम्य की अवस्था रहेगी, और उस स्थिति में जो वाष्प होगी उस वाष्प के द्वारा जो दबाव डाला जाता है वही कहलाता है वाष्प दाब। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा गया कि यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, ठीक है, अवाष्पशील का मतलब
कि वह वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है। जैसे मान लीजिए क्या, जैसे नमक हो गया, ठीक है, जैसे पानी विलायक है, पानी में हम नमक घोलते हैं, पानी में यदि नमक घोलेंगे तो क्या होगा, वाष्प बन करके पानी उड़ जाएगा, ठीक है, और जो नमक होता है, नमक हुआ जो है बाद में क्या होगा, उस पात्र में बचा रहेगा, यानी उसका वाष्पन नहीं होता है, ठीक है। जैसे चीनी है तो यदि विलायक वहाँ पर पानी है और उसमें हम क्या करते हैं, चीनी मिला देते हैं, बना दिए विलयन, जब विलयन बना दिए, जब विलयन बन जाता है तो क्या होगा, अब उसको हम रख देंगे तो उसका वाष्पन होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, जब वाष्प दाब की बात करेंगे तो पानी का वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, और जब उसमें हम चीनी घोल देंगे तो उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। क्योंकि अभी यह बताया गया है कि जब विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है, अवाष्पशील का मतलब कि वह वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, और वाष्पन की क्रिया के बाद वह जो है उसमें बचा रहेगा, उसे कहते हैं अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है। तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए कैसे होता है कम, इस चीज को समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए यह पात्र है, ठीक है, यह पात्र है और इसमें हमने रखा है पानी रखा है, ठीक है। अब इसका हो रहा है वाष्पन, यानी जो पानी है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जिस मॉलिक्यूल की गतिज ऊर्जा अधिक होगी वह क्या करेगा, वह जो है वह द्रव के सतह के पृष्ठ को छोड़ करके चला जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, यानी सभी जो है यहाँ पर वाष्पित होंगे, क्योंकि पानी का वाष्पन होता है। यानी जहाँ पर ये पूरा मॉलिक्यूल है इसकी सतह पर, ठीक है, ये सबका क्या होगा, सबका होगा वाष्पन, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम इसमें मिला देते हैं, मान लीजिए नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl मिला दिए, तो जब NaCl मिलाएंगे तो क्या होगा, जब NaCl मिलाएंगे तो NaCl क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, बटेगा, तो इसमें बढ़ जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर NaCl आ जाएगा, यहाँ पर NaCl आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी सतह पर भी जाएगा, जो सरफेस है, जो पानी की सतह है, वहां पर भी क्या जाएगा, NaCl के मॉलिक्यूल जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए, ये किसका है, NaCl का है, ठीक है, यह जो है NaCl का है, ठीक है, मान लीजिए ये NaCl का है। अब देखिए ध्यान दीजिए, यानी ये तीनों मॉलिक्यूल, सतह पर 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिसका वाष्पन नहीं होगा, और ये पानी का मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, इसका वाष्पन तो होगा, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, जो नमक है, जो अवाष्पशील पदार्थ है, वह पृष्ठ पर जो पानी का सरफेस है वहां पर जाकर के इकट्ठा हो जाता है, बैठ जाता है, और जब वहां पर बैठ जाता है तो क्या होगा, वाष्पशील, ठीक है, यानी जो वाष्पशील मॉलिक्यूल उनकी संख्या क्या हो जाती है, उसकी तुलना में कम हो जाती है। पहले की तुलना में क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि पहले जो है ये पूरा वाटर है, ठीक है, सभी वाष्पित होगा, ठीक। और जब अवाष्पशील विलेय उसमें हम मिला दिए तो जो अवाष्पशील विलेय है इसमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ, ठीक है। और फिर जो उसके सरफेस पे है, जो पृष्ठ पर है, वहां भी जाएगा। देखिए ये पहले जो है क्या थे, पहले जो है सभी पानी के मॉलिक्यूल थे और सबका वाष्पन होगा, लेकिन जब हम NaCl नमक मिलाए हैं इसमें, तो सतह पर भी इसके मॉलिक्यूल चले गए, ठीक है। ये किसके हैं, ये है NaCl, इसके चले गए, तो पानी के पृष्ठ पर, पानी का जो सरफेस है उस पर जो है वाष्पित मॉलिक्यूल की संख्या में कमी हो गई। जब वाष्पित मॉलिक्यूल की संख्या में कमी हो गई तो क्या हो गया, उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। यानी यदि इस
विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि उसके पृष्ठ पर जो अवाष्पशील मॉलिक्यूल है उनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। और जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, जो वाष्पित यानी जिसका वाष्प जिस मॉलिक्यूल को वाष्पन होना है उसकी संख्या कम हो जाती है तो वाष्पन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब वाष्पन की दर कम होगी तो वाष्प कम बनेगी, तो वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब कम होगा। यानी यदि किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए, अब हम इसे पढ़ेंगे विलयन के अणुसंख्य गुण। विलयन के अणुसंख्य गुण, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अणुसंख्य गुण। यानी जैसे मान लीजिए कोई विलयन है, ठीक है, कोई विलयन है तो विलयन में क्या होगा, विलेय होगा और विलायक होगा। विलयन में विलेय होगा और विलायक होगा, ठीक है। तो यदि विलयन की प्रॉपर्टी विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर नहीं, तो उसे कहते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण, ठीक है। यानी जैसे मान लीजिए यह कोई विलयन है, ये कोई विलयन है, ठीक है। ये मान लीजिए विलायक है, ये सॉल्वेंट है विलायक, ठीक है। और ये मान लीजिए इसमें क्या है, ये विलेय है, ठीक है, सॉल्यूट है। अब देखिए, तो जो विलयन है, ये बन गया विलयन। तो जो विलयन की विशेषता होगी, विलयन की जो प्रॉपर्टी होगी वह विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगी। जो विलयन की प्रॉपर्टी होगी, विशेषता होगी, वह किस पर निर्भर करेगी, विलेय के अणुओं की संख्या पर, ठीक है, उसकी प्रकृति पर नहीं। तो उसे कहते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के अणुसंख्य गुण। ध्यान दीजिए, यानी विलयन के वे गुण, ठीक है, विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित, विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर नहीं, तो उसे कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है, उसे अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए अणुसंख्य गुणधर्म में कई प्रकार के होते हैं। ये इसमें होता है वाष्प दाब का अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अवनमन माने क्या होता है, अवनमन माने कमी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो वही बताया गया है, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या होती है, उसके वाष्प दाब में कमी होती है, ठीक है, वाष्प दाब में कमी होती है। तो कमी होती है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बताया गया कि विलेय के जो मॉलिक्यूल होते हैं, विलेय के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इसकी पृष्ठ की सतह पर चले आते हैं। जब चले आते हैं तो जिनको वाष्प में चेंज होना है, जिन मॉलिक्यूल्स को वाष्प में चेंज होता है उसकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी। पृष्ठ पर, द्रव के पृष्ठ पर या विलायक के पृष्ठ पर उसकी संख्या में कमी हो जाती है। तो इसको निर्भर कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, ये निर्भर किस पर कर रहा है, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। यानी वहां विलेय का क्या है, विलेय का अणु उसके पृष्ठ पर क्या जाता है, आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, यह जो है यह उसका एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो ये वाष्प दाब का अवनमन, देखिए जब वाष्प दाब का अवनमन होता है, वाष्प दाब में कमी होती है, तो जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बढ़ता है, उन्नयन माने अधिक, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। फिर जो उसका जो हिमांक होगा, हिमांक में क्या होगा, अवनमन होगा। तो ये जो है कुछ गुणधर्म इसके दिए हुए, इसको हमको पढ़ना है। तो इसमें पहला गुणधर्म है
प्रकाश दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना मिनट हो देखिएगा? 20 मिनट। 20। ध्यान दीजिए, पहला आपका था अणुसंघ के गुणधर्म में पहला था अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन, यानी अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। अभी आपको बताया गया यदि कोई विलायक है और उसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ को मिलाएंगे तो वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, वाष्प दाब में कमी होगी। अवाष्पशील विलयों द्वारा अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। यदि कोई विलायक है, ठीक है, विलायक में हम कोई अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो वाष्प दाब में क्या होगा? अवनमन। मान लेते हैं कि विलायक का वाष्प दाब बराबर क्या हो? P0 है और विलयन का वाष्प दाब क्या है? PS है। ठीक है, यदि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, यदि उसमें विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? PS, क्योंकि जब उसमें अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो उसका क्या होगा? उसका वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, तो वाष्प दाब का अवनमन, तो वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या होगा? विलय का अधिक होगा और विलय का क्या होता है? कम हो जाएगा। विलय मिलाएंगे तो ये हो जाएगा P0 माइनस PS। ठीक है, और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर होता है P0 माइनस PS अपान P0। ये फार्मूला है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, अवाष्पशील विलय द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। ये पहले मालूम है आपको, यदि किसी विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो उसका वाष्प दाब कम होगा। मान लेते हैं कोई विलयन है तो उसमें विलायक का वाष्प दाब जो है P0 है और विलयन का वाष्प दाब क्या है? PS है। तो विलयन कब बनेगा? जब उसमें कोई विलय पदार्थ मिलाएंगे तब। तो जब विलय पदार्थ मिलाएंगे तो वाष्प दाब में क्या होगी? कमी होगी। तो वाष्प दाब का अवनमन कितना हो गया? वाष्प दाब का अवनमन, ये विलायक का अधिक होगा और विलय का कम होगा। ये हो गया P0 माइनस PS। और वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है यह होता है P0 माइनस PS अपान P0। तो ये जो चीज बताई गई है, ठीक है, इसका वीडियो को ध्यान से देखें। यदि वीडियो एक बार में समझ में नहीं आती है तो दोबारा इसको देखें, वीडियो को रोकें, समझें और अपना जो है अच्छी तरह से पढ़ाई जारी रखें।